कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है। फंक्शन को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक ऐसा सिस्टम जो डोमेन में से इनपुट्स लेता हो और हर इनपुट के अगेंस्ट में एक यूनिक आउटपुट असाइन करे, उस सिस्टम को हम फंक्शन कहते हैं। अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, ये समझने से पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। कंटिन्यूटी का मतलब है तसलसल। ये हम अक्सर ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि फलां काम जो है वो मुसलसल हो रहा है। ये बिल्कुल उसी सेंस में है कि जिस सेंस में हम ये कह रहे होते हैं कि फलां काम जो है वो मुसलसल वो काम हो रहा है। तो काम के अंदर जो तसलसल है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी बच्चे की एक्टिविटी जो है वो देखना चाह रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। जिस वक्त हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त फॉर एग्जांपल वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यानी वो पढ़ रहा है। लेकिन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन से कुछ लम्हा पहले, यानी एक लम्हा पहले वो बच्चा फॉर एग्जांपल सो रहा हो, या उसके फौरन बाद, यानी ऑब्जर्वेशन के फौरन बाद वो बच्चा सो रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कभी नहीं कह सकते कि बच्चा मुसलसल पढ़ाई कर रहा है, बल्कि हम ये वर्ड तब यूज करते हैं कि जिस वक्त हम बच्चे को ऑब्जर्व करें उस वक्त भी बच्चा पढ़ रहा हो, उससे पिछले लम्हे भी वो बच्चा पढ़ रहा हो, और उससे अगले लम्हे भी बच्चा पढ़ रहा हो। ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि बच्चा मुसलसल पढ़ाई कर रहा है, यानी बच्चे की पढ़ाई में तसलसल है। तो कंटिन्यूटी का एग्जैक्ट यही मतलब है। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम ये देखना होगा कि फंक्शन का भी एक काम है। फंक्शन का काम यह है कि वो डोमेन में से इनपुट्स ले और हर इनपुट को एक यूनिक आउटपुट असाइन करे। अब अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये कर रहा है तो हम उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है उसमें एक फंक्शन है और उसकी ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, यानी एक फंक्शन को ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब किया गया है जो कि एक पैराबोला है। तो अगर हम ये देखें कि पॉइंट 3 के ऊपर इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है, तो पॉइंट 3 के ऊपर फंक्शन 4 आउटपुट दे रहा है, और 3 से पहले पॉइंट के ऊपर और 3 से अगले पॉइंट के ऊपर अगर हम ये देखना चाहें तो चूंकि यहाँ पे एक रियल नंबर है, 3 से पिछला नंबर कौन सा है या अगला नंबर कौन सा है इसका एग्जैक्ट हमें नहीं पता, क्योंकि रियल नंबर्स जो है का सेट एक अनकाउंटेबल सेट है। तो ये बिहेवियर चेक हम कर सकते हैं लिमिट्स के थ्रू। लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए बनाया है कि किसी पॉइंट से पिछले करीब तरीन पॉइंट्स के ऊपर और किसी पॉइंट से अगले करीब तरीन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का क्या बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, किसी पॉइंट से जो लेस और करीब तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है, और किसी पॉइंट से ग्रेटर और करीब तरीन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन का बिहेवियर होगा वो उसका राइट हैंड लिमिट है। तो ये चीज हम आसानी से कर सकते हैं कि पॉइंट 3 के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और पॉइंट 3 के ऊपर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 3 के ऊपर फंक्शन, यानी पॉइंट 3 के नेबरहुड पे फंक्शन का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। और तो इस केस में पॉइंट 3 के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन का आउटपुट जो है वो 4 है, और इसके लेफ्ट साइड पे जो इसके करीब तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी फंक्शन की टेंडेंसी 4 की तरफ है, और 3 के राइट साइड पे जो इसके करीब तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी फंक्शन का जो आउटपुट है वो उसकी टेंडेंसी 4 की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 3 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो भी 4 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, जबकि राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, मगर -2 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है। -2 के ऊपर ये फंक्शन -3 आउटपुट दे रहा है, और -2 से के राइट साइड पे जो करीब तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की टेंडेंसी -3 की तरफ है, जबकि -2 के लेफ्ट साइड पे जो करीब तरीन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की टेंडेंसी +2 की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट -2 के ऊपर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हुआ है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट -2 के ऊपर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कॉन्टिन्यूस है, या फंक्शन का जो काम था वो कॉन्टिन्यूसली वो अपने उस बिहेवियर को कंटिन्यू कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं -2 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रॉपर वे में, यानी उसकी फॉर्मल हम डेफिनेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किसी की एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो आउटपुट है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई रियल वैल्यू जो है आउटपुट के तौर पे हमें दे, यानी उस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर फंक्शन एक रियल वैल्यू जो है वो असाइन करे उसके अगेंस्ट में। और सेकंड कंडीशन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का यही मतलब है कि उस पॉइंट के नेबरहुड पे, लेफ्ट पे और राइट पे जो उसके नेबरिंग पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी फंक्शन का बिहेवियर जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ उसकी टेंडेंसी हो। और थर्ड इसका पॉइंट है कि पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है और पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है उन दोनों को भी सेम होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशंस मीट करे तो उस फंक्शन को हम पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूअस कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशंस किसी पूरे इंटरवल के लिए जो है वो मीट करे, यानी किसी इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो ये तीन कंडीशंस मीट करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे थ्रू आउट द इंटरवल। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें एक फंक्शन दिया गया है 2x+3 और डिटरमिन करना कि ये पॉइंट 4 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम ये तीन कंडीशंस जो है चेक करेंगे कि क्या ये तीनों कंडीशंस जो है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन है पॉइंट 4 के ऊपर ये फंक्शन आउटपुट कोई रियल आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। तो जब हम x की वैल्यू 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें वैल्यू दे रहा है f(4) = 11, 2 times 4 + 3 which is 11, और 11 एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 4 के ऊपर ये फंक्शन एक रियल वैल्यू असाइन कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो मीट हो गई, फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन का लिमिट। अब चूंकि यहाँ पे जनरल लिमिट की बात है और जनरल लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू लेस देन 4 है और राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, मगर जो फंक्शन हमें दिया गया है वो चाहे x की वैल्यू लेस देन 4 हो या ग्रेटर देन 4 हो, दोनों के लिए एक सिंगल रूल जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो ऑब्वियसली सेम होंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका जनरल लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब इस फंक्शन 2x+3 का हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमें वैल्यू दे रहा है 11। और लास्ट जो इसकी कंडीशन है उसमें हम ये देखते हैं कि क्या पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो दोनों आपस में सेम है या नहीं है। तो ऊपर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन का जो आउटपुट है वो 11 है और पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो भी 11 है। तो चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, 11 के इक्वल हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन पॉइंट 4 के ऊपर कंटिन्यूअस है। एक और एग्जांपल है जो कि पीस वाइज फॉर्म में डिफाइंड है कि अगर x की वैल्यू 4 के इक्वल ना हो तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन है x² - 16 / x - 4, और जहां x की वैल्यू इक्वल टू 4 हो तो वहां पे ये फंक्शन डिफाइन है 7, एक कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे। अब देखना ये है कि ये पॉइंट 4 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए भी हम वही कंडीशंस जो है वो टेस्ट करते हैं। पहली कंडीशन कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 4 हो तो वहां पे ये फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, क्या वो रियल आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो बाय डेफिनेशन जब हम ये देखते हैं कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 4 हो तो ये फंक्शन 7 आउटपुट दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि f(4) = 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 4 के ऊपर फंक्शन एक रियल वैल्यू आउटपुट के तौर पे दे रहा है या असाइन कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। इसके बाद हम मालूम करते हैं इसका लिमिट पॉइंट 4 के ऊपर। तो पॉइंट 4 के ऊपर इसका जो फंक्शन का जो लिमिट होगा वो डेफिनेटली जनरल लिमिट है, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 4 होगा, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 4 होगा, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन दोनों केसेस के लिए जो रूल डिफाइन है वो सेम है, वो है x² - 16 / x - 4।
तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट अलग अलग कैलकुलेट करना वो मीनिंगलेस सी बात है। तो दोनों की वैल्यू डेफिनेटली सेम हो गया, रूल सेम डिफाइन है और पॉइंट भी सेम है, तो डेफिनेटली उसका लिमिट सेम ही आना है। लेकिन क्या लिमिट आएगा उसका, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि x की वैल्यू 4 रखने से ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो 0/0 की फॉर्म हो तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। और इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है और दोनों कैंसिल करके, और इस फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है x+4। तो इस फंक्शन का अब जो लिमिट होगा वो हम x² - 16 और x-4 पे अप्लाई करने के बजाय x+4 पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 4 इस फंक्शन के ऊपर यानी x+4 के ऊपर, तो ये हमें वैल्यू देगा 8। तो इससे तो ये साबित होता है कि 0.4 के ऊपर फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि 0.4 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है और 0.4 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है उनको सेम होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि 0.4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 7 है और 0.4 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो 8 है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है वो 0.4 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। एक और एग्जांपल है हमारे पास और वो भी पीस वाइज फॉर्म में डिफाइंड है, वो है g of x equal to half of the x plus 3 if x is less than -2 and x minus 1 if x is greater or equal to -2। यानी ये रूल जो है वो डिफाइंड है, यानी ये इस फंक्शन में ये फंक्शन इस तरह डिफाइंड है कि जब डोमेन यानी इनपुट जो है वो -2 से लेस हो तो ये रूल अप्लाई होगा हाफ x प्लस 3, और जब इसका इनपुट जो है वो ग्रेटर इक्वल टू -2 हो तो रूल वहां पे अप्लाई होगा x - 1। तो देखना ये है कि ये -2 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए भी वही 3 कंडीशंस हैं, वो 3 कंडीशंस इसको फुलफिल करनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट -2 हो तो वहां इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, कोई रियल आउटपुट है या नहीं। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल 4 हो तो इक्वल 4 के लिए ये रूल डिफाइन है x - 1। यानी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ कि when x is greater or equal to -2 then g of x is equal to x - 1। यानी जब हम x की वैल्यू -2 के इक्वल रखें तो वहां पे फंक्शन हम यूज करेंगे x - 1, और जब हम x - 1 में x की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा -2 - 1 जो कि -3 है। और -3 चूंकि एक रियल नंबर है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट -2 के ऊपर ये फंक्शन g एक रियल आउटपुट दे रहा है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, और सेकंड कंडीशन है पॉइंट -2 के ऊपर इस फंक्शन का लिमिट। अब चूंकि यहाँ पे x लेस देन -2 के लिए अलग रूल डिफाइन है और x ग्रेटर देन -2 के लिए अलग रूल डिफाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट -2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो डिफरेंट है या नहीं है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि है x टेंड्स टू -2, और लेफ्ट हैंड लिमिट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऊपर एक बार लगा देते हैं जो इस चीज को शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लेकिन हमें यह भी पता है कि x टेंड्स टू -2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -2 का ये मतलब है कि इस केस में x -2 तक लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, यानी x की वैल्यूज जो है वो -2 से लेस है, और x लेस देन -2 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो हाफ x प्लस 3 है। तो ये लिमिट हमें अप्लाई करना होगा हाफ ऑफ x प्लस 3 के ऊपर, और चूंकि हाफ ऑफ द x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो फंक्शन का जो -2 के ऊपर फंक्शन का जो आउटपुट हो इसका जो आउटपुट है या -2 के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो सेम है। तो -2 को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फंक्शन में, और ये हमें वैल्यू देगा -1 प्लस 3 जो कि 2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। x टेंड्स टू -2 के ऊपर एक प्लस का साइन लगा देते हैं जो इस चीज को शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, यानी x अप्रोच कर रहा है -2 तक फ्रॉम राइट साइड। इस केस में x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होती है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो तो नीचे वाला रूल डिफाइन है x - 1, तो हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी x - 1 में। x - 1 में सब्स्टिट्यूट करने से ये -2 - 1 होगा जो कि -3। ये देखें
कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -2 के ऊपर वो 2 है, और इस फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है -2 के ऊपर वो -3 है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चूंकि सेकंड कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, तो इसलिए थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है।